तो बच्चों अभी हम लोग अपने बेसिक साइंस के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फूड चेन के बारे में समझा दिया था कि भाई फूड चेन को हमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमें फूड चेन समझनी है। बच्चा आज का लेक्चर में इन्वायरमेंट का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये और इससे क्वेश्चन भी बनता है, 101% क्वेश्चन बनेगा, हालांकि आसान क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कांच का एक बर्तन बनाया, है ना। मैंने आपके सामने इस तरीके से बच्चा कांच का मैंने देखिए इस तरीके से एक बर्तन बना के दिखा दिया, ये कांच का कोई कंटेनर है। ध्यान से सुनना चाहिए एक साथ। फिर हमने क्या किया, इस कांच के कंटेनर के अंदर हमने किसी तरह का प्लांट लगा दिया। कांच का ये कंटेनर था और इस कांच के कंटेनर के अंदर हमने एक प्लांट यहां पर लगा दिया ऐसे, ओके। तो ये हमारा कह सकते हो ये हमारा हो गया प्लांट। ध्यान से देखिए, तो कांच का ये कंटेनर था और कांच के इस कंटेनर के अंदर हमने इस तरीके से प्लांट बना दिया, ये हमारा प्लांट हो गया, है ना। तो होता क्या है कि जब हम कांच के अंदर किसी भी तरह के कोई प्लांट को लगाते हैं, कोई भी प्लांट लगा दीजिए, ये देखो, तो कांच के अंदर ऐसे हमने देखी प्लांट लगा दिया। सर ये कांच के अंदर कोई प्लांट हो गया ऐसे, हरा, ध्यान से सुनिएगा ऐसे, ओके। तो होता क्या है कि बाहर अगर कोई सूर्य है, बाहर से मान लीजिए कोई रोशनी आ रही है, हीट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, तो मान लीजिए ये हमारे पास सन है। तो बच्चा होता क्या है कि सन से आने वाला रेडिएशन कांच के अंदर तो चला जाता है, कांच के अंदर तो चला जाता है ये रेडिएशन, परंतु जब बाहर निकलने की बात आती है तो वो बाहर निकल नहीं पाता, अर्थात ये कांच जो है गर्म बना रहता है। तो रेडिएशन अंदर चला जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलने की बात आएगी तो बाहर निकलते समय वो अपने रास्ते से वापस मुड़ जाता है। समझो बात को, वो अपने रास्ते से वापस मुड़ जाता है बच्चा, जिसकी वजह से कांच के अंदर लगे हुए पेड़ पौधों में ठीक ठाक गर्मी, ठीक ठाक ऊष्मा बनी रहती है और ये प्लांट हमारे अपेक्षाकृत गर्म कंडीशन में बने रहते हैं, अर्थात इनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो बच्चों ये जो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा मैंने बताया, बस ऐसे ही इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं सर, इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ओके। बच्चा ग्रीन हाउस प्रभाव, प्रश्न ये आता है कि हमारे लिए ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी है कि बेकार है। मैं आपको बता दूं, आपने एक क्वेश्चन जरूर सुना होगा, कई बार सुना होगा कि पूछा ये जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है, हरा, तो सबसे गर्म तापमान बुध का होना चाहिए, जबकि सबसे गर्म तापमान बुध का नहीं होता, सबसे गर्म तापमान शुक्र का होता है और शुक्र जो है वो सूर्य से थोड़ा दूर है और बुध सबसे नजदीक है। तो होता क्या है कि बुध सबसे नजदीक है और फिर भी सबसे गर्म तापमान बुध का नहीं होता, लेकिन हाँ बुध के तापमान में तापांतर बड़ा तेज होता है, हरा। तापांतर बहुत तेज का मतलब ये हुआ कि दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और रात के समय में एकदम सर्दी सी हो जाएगी, बहुत सर्दी हो जाएगी। तो बच्चों अगर हमारे अर्थ के चारों तरफ ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, हाँ, तो हम भी कुछ ऐसा ही चीजें झेल रहे होते कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती और रात में भाई साहब इतना टेम्परेचर हो जाता कि आप शायद ठंड की अवस्था में जी ही नहीं पाते, -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जा सकता था, -17। यानी आप खुद सोचो कि अगर ग्रीन हाउसेस जैसे ना होती तो आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर रात में -17 -17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, आप कैसे जीते, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अब अपने अर्थ के लिए समझिए कैसे होता है। बच्चा अर्थ के लिए कुछ ऐसे होता है कि आपको पता है कि जैसे भी मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए कि ये रही अर्थ, ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने ये अपनी अर्थ बना दी, सर ये रही हमारी अर्थ, ये रही अर्थ, ओके। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी गैसों का आवरण होता है, बहुत सारी ऐसे गैसों का आवरण होता है जो हमारे अर्थ के चारों ओर होता है ना। मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी वो गैसें होती हैं जिसका आवरण हमारे अर्थ के चारों ओर होता है, जैसे कि उनमें से सबसे पहली गैस होती है CO2, आपकी अर्थ के चारों ओर एक आवरण बनाती है, गैसों का आवरण होगा और ये जो गैसों का मैंने आवरण दिखाया बच्चा, ये आवरण होता है तुम्हारा, जैसे कि CO2 हो गया, जैसे कि NO2 हो गया, है ना, जैसे कि हमारा
हाइड्रोजन का, ये पानी का वाटर वेपर हो गया, तो ये सारी गैसों का आवरण बन जाता है। तो ये आवरण क्या काम करता है भाई साहब, ये सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देता है, अंदर तो आने देता है, लेकिन जब इसके बाहर जाने की बात आती है बाहर जाने की बात आती है तो बाहर जाते समय इसको रिफ्लेक्ट करा देता है। बाहर जाते समय क्या करा देता है बच्चा, रिफ्लेक्ट करा देता है, बाहर जाते समय रिफ्लेक्ट करा देता है। देखो, तो सूर्य की रोशनी तो अंदर आने देगा लेकिन बाहर जाते समय रिफ्लेक्ट करा देगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है सर, ये अर्थ के टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सेम यही इफेक्ट, बताइए कौन सा इफेक्ट लाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए जरूरी है कि बेकार है, तो कहना ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है यार। अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता ना, तो मैंने बताया कि दिन में आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50-45 ठीक है, उतना ही होता, लेकिन रात का जो टेम्परेचर है ना भाई साहब, भाई देखो सारा रेडिएशन बाहर चला जाता, और जब सारा रेडिएशन बाहर चला जाता है तो रात का जो टेम्परेचर होता वो -17 -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कंडीशन में आप जी पाते कि दिन का टेम्परेचर 45-50 और रात का टेम्परेचर -17? नहीं जी पाते ना, है ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, इस बात को पहले समझो। हालांकि अब जैसे 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 ग्रीन हाउस प्रभाव में ये जो गैसें है ना, CO2, NO2, H2O, इनकी मात्राएं बढ़ती चली जा रही है बच्चों, इनकी मात्राएं बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ता चला जा रहा है। बच्चा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने से हमारे पास एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर, जो ओवरऑल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से मौसम अनबैलेंस हो रहा है। तो बच्चों, हम लोगों ने अब ये सोचा है, एक क्योटो प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें, इनके उत्पादन में कुछ कमी कर देंगे, इनके उत्पादन में थोड़ा सा क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। और जब इनके उत्पादन में कमी हो जाएगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सके। अरे बस इसी बात को यहां एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। सूर्य से आने वाली गर्म किरणों को जब पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर देती है तो वो प्रकाश की किरणें पृथ्वी द्वारा परावर्तित होकर, देखो पृथ्वी द्वारा परावर्तित होकर वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या अन्य गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। देखो ये जो परावर्तित कण है वो धूल के कण और अन्य गैसों द्वारा क्या कर ली जाएगी सर, अवशोषित कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी, है ना। जिससे पृथ्वी का वातावरण का गर्म रहता है, और इसी प्रभाव को बताइए कौन सा प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ध्यान रखिएगा, जब भी पूछी जाए कि कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो मेनली CO2 हो गया, NO2 हो गया, H2O हो गया, ये सारी गैसें हमारी कह सकते हो मिलके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। ओके, तो इसको हम दो तरह से समझते हैं, एक तो अपना कांच का बर्तन बनाते, दूसरा जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं, है ना। ध्यान रखना, कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर, ध्यान से सुनना, कई बार एक क्वेश्चन आएगा कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, फिर भी इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा नहीं बताया जाता, है ना। हाँ, इसका टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको आप बोलते हैं तापांतर, ये बहुत ज्यादा होता है। तापांतर क्यों बहुत ज्यादा होता है बच्चा, क्योंकि इसमें ना किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है, अर्थात इसमें कह सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो बुध में ध्यान रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, या यूं कहिए कि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, और ग्रीन हाउस गैसें नहीं है तो इसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते, है ना। ठीक है, यही शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र में ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और बुध वाले ग्रह का सबसे खास बात यह है कि ये ग्रह दिन में बहुत गर्म होगा और रात में बहुत ठंडा, इतना ठंडा कि जी नहीं पाओगे। चलो, तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिटेल में अब समझाने वाला हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है और कैसे ये काम करता है ना। जैसे कि आप लोग देखो, यहां पर मैंने सूरज दिखाया हुआ है, सूरज देव है हमारे, ये सन है ना, और ये रही अर्थ। अब आप ये देखो कि यहां पर मैंने एक लेयर दिखाई हुई है सर, ये लेयर हो रही, ये किसकी लेयर हो रही सर, ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर है। ध्यान से सुनिएगा सर, ये लेयर किसकी है, ये लेयर है ग्रीन हाउस गैसेस की, है ना।
अब ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर में कौन कौन सी लेयर हो सकती है सर ये CO2 की लेयर हो सकती है, ये मीथेन की लेयर हो सकती है, समझ रहे बात को। इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड NOx की लेयर हो सकती है। तो ये लेयर हमारे पास कह सकते हो डिफरेंट तरह की गैसों की लेयर मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब होगा क्या कि जब ये लेयर आपके पृथ्वी के चारों ओर बनती है तो सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होगी उनमें से, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 मैंने लाइनें दिखाई हुई है, तो 5 लाइनों में से देखिए एक लाइन तो देखिए हमारी इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। मतलब एक लाइन जो है हमारी ग्रीन हाउस का जो लेयर है उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बाकी जो 4 लाइनें हैं वो हमारी देखिए अर्थ के अंदर आएंगी, है ना। ये रेडिएशन अर्थ के अंदर आएगा। बच्चा जब ये रेडिएशन अंदर आएगा, है ना, आप इसको बोल सकते हैं आपतित विकिरण। ये जो अंदर आ रहा है सर ये क्या है, तो ये आने वाला विकिरण है, यानी आपतित विकिरण है। ये आने वाला विकिरण है, आपतित विकिरण। तो सर आने वाला विकिरण तो हो गया। इसके बाद आप मुझे देखिए ये हमारा परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित विकिरण है। ये कौन सा विकिरण है, कह देना ये है परावर्तित रेडिएशन, अर्थात परावर्तित विकिरण। अब ये वो परावर्तित विकिरण है जो तुम्हारा लेयर के बाद परिवर्तित हुआ है ना। अब इनमें से बहुत सारा ऐसा रेडिएशन होता है जो हमारा अर्थ की सरफेस में टकरा के परावर्तित होता है, तो ये भी परावर्तित विकिरण है, परंतु ये अर्थ की सरफेस से टकरा के। तो बच्चा जब रेडिएशन अंदर आता है अर्थ से और देखो टकराता है, टकराने के बाद परावर्तित होता है, तो इनमें से कुछ रेडिएशन देखो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ वापस से पृथ्वी के अंदर आ जाता है ना। तो वापस से पृथ्वी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हो मेरे दोस्त कि ये जो आने वाला रेडिएशन है, बस यही रेडिएशन की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा ये जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना है, बस इसी इफेक्ट का बताइए नाम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एकदम सटीक आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात सुनो बच्चा, जो सूर्य से रेडिएशन आता है ना उसमें कितने तरह के रेडिएशन होते हैं, कितने तरह के कह सकते हो प्रकाश होते हैं। तो जो सूर्य से किरणें आती है ना उसमें ध्यान रखना, उसमें 3 तरह के रेडिएशन पाए जाते हैं। उनमें से पहला नाम है अल्ट्रावायलेट, ओके, दूसरा नाम है इंफ्रारेड, और याद रखना तीसरा नाम होता है बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेडिएशन, विजिबल। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि हमारे पास जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ध्यान रखिएगा सूर्य से आने वाली किरणों में 3 तरह की किरणें पाई जाती है, रेडिएशन पाए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल। ओके सर, अगर मैं अल्ट्रावायलेट की बात करता हूं तो ये मेन रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन कैंसर। हमारे पास जो कुछ भी स्किन कैंसर होता है वो अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है। इंफ्रारेड बच्चा, इंफ्रारेड जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर निम्न में से कौन सा रेडिएशन बढ़ा रहा है, कह देना इंफ्रारेड बढ़ाता है। और विजिबल बच्चा, विजिबल रेडिएशन जो है वो हमें सूर्य की रोशनी में दिखने में, है ना, दिखने में सहायता प्रदान करती है ना। तो दिखने में जो रेडिएशन सहायता प्रदान करती है बच्चा, बस उसी को हम कहते हैं विजिबल रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रारेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और विजिबल रेडिएशन ध्यान रखना दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ओके, तो ये फाइनली हमारा कह सकते हो जो कुछ भी मैंने अभी आपको समझाया है उसी का एक एडवांस वर्जन है। आपको समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर ना -17 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जिसपे जीना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो कह सकते हो कि आप जी ही नहीं पाते। देखो आपको पता है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, तो कहना सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है बुध, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। फिर भी हम लोग कहते हैं कि बुध का तापमान ज्यादा नहीं है, शुक्र का तापमान ज्यादा होता है। किसका तापमान ज्यादा बोला जाता है? शुक्र का। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र में ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। ओके, तो शुक्र में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही शुक्र का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि बुध का ज्यादा नहीं होता है।
समझ रहे हैं बात को? सूत्र का टेम्परेचर जाता होता, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है बच्चा। बुध ग्रह सूर्य के बड़ा नजदीक है, लेकिन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं पाई जाती। ध्यान से सुनिएगा, इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं पाई जाती। तो होता क्या है कि बुध का टेम्परेचर दिन में तो बहुत ज्यादा होता है, रात में बहुत कम। तो दिन में बहुत ज्यादा यानी दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत कम, यानी इसका तापांतर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अरे भाई जीके में क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं पढ़ते कि बुध और शुक्र में से किस ग्रह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र बताया जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके पास ग्रीन हाउस ड्रेसेस होती है, बुध के पास ग्रीन हाउस ड्रेसेस ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब तक सूर्य देवता रहे तब तक उसने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया, सूर्य देवता गए खाली। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट था। बच्चा अगली स्लाइड में आ जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं और मेन उनके सोर्स क्या क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, मेन उनके सोर्स क्या क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा सबसे मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज होगा वो याद रखना CO2 का होगा, डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है ना। तो बच्चा ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा पैदा करती है CO2 गैस। बनती कैसे? जब भी कभी हम लोग किसी ईंधन का दहन करते हैं, जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोयला, पेट्रोल, इसके अलावा डीजल, बच्चे इन सभी में कार्बन होते हैं। जैसे पेट्रोल में होता है ऑक्टेन, तो इन सभी में कार्बन होते हैं। और ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग कार्बन वाले पदार्थ का दहन कराते हैं अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो एक ही रिएक्शन होती है जिसमें बनता है CO2 गैस। ओके बच्चों, तो CO2 गैस ध्यान रखना जीवाश्म ईंधन के दहन से बनती है। सॉलिड वेस्ट, जितने भी हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं वहां से भी CO2 गैस बन सकती है। पेड़ और लकड़ी को जलाना दहन है, CO2 गैस बनेगी। सीमेंट के निर्माण, बच्चा इसमें भी CO2 गैस बनती है। श्वसन, जिसको आप बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, जब भी कभी हम लोग श्वसन करते हैं डेट मीन्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन CO2 आ रही है ना, तो रेस्पिरेशन में भी CO2 गैस बनती है। ठीक है, मीथेन गैस, बच्चा मीथेन गैस की बात करते हैं, CH4, इसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं सर? इसे बोलते हैं मार्स गैस, मीथेन गैस। मीथेन गैस का मेनली निर्माण होता है कोयले की खान में, कोयले की खान में। तो कोयले की खान में ध्यान रखना मीथेन गैस का निर्माण होता है। धान की खेती करते समय भी मीथेन गैस का निर्माण होता है। इसके अलावा जो दलदली स्थान होते हैं, है ना, जंगल में चले जाइए, बहुत सारे दलदली स्थान मिल जाएंगे बच्चा। दलदली स्थानों में भी ध्यान रखना, हमारे कह सकते हो कि मार्स गैस यानी मीथेन का निर्माण होता है। परिवहन के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा। अच्छा, अब आपको सवाल आएगा कि परिवहन में तो CO2 इस्तेमाल होती है, जैसे कि मान लो पेट्रोल डीजल जला तो CO2 गैस इस्तेमाल बनती है, लेकिन कई सारा पेट्रोल और डीजल ऐसा होता है भाई साहब जो बिना जले निकल जाता है। तो जब बिना जले चला जाता है तब भी ध्यान रखना मीथेन गैस निर्माण होती है ना। मान लीजिए कोई ईंधन बिना गैस जले चला गया और उस ईंधन में मीथेन है, तो मीथेन बिना जले चली रही भाई, तो इसका मतलब परिवहन में भी मीथेन गैस का इस्तेमाल, मीथेन गैस का निर्माण हो सकता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, बच्चा नाइट्रस ऑक्साइड न बोलकर आप इसको NOx बोलिए, NOx का मतलब है नाइट्रोजन के जितने भी हमारे कंपाउंड है वो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे वो हमारा NO2 हो, चाहे N2O हो, है ना, या फिर N2O5 हो। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाते हैं। अब नाइट्रोजन का मेन निर्माण कहां होता है? ध्यान रखना, जितने भी इंडस्ट्रियल और हमारे कह सकते हो एग्रीकल्चर है, जैसे कि यूरिया वगैरह, आप देखिए नाइट्रोजन बन सकती है वहां पर, है ना। अमोनिया वगैरह के निर्माण में नाइट्रोजन का निर्माण हो सकता है। जीवाश्म ईंधन, है ना, ठोस अपशिष्ट दहन, बच्चा इन सभी में हमारे नाइट्रोजन का निर्माण हो सकता है, या फिर यूं बोलिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बच्चा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, है ना। ध्यान रखना ये जो CF2Cl2 है ये हमारा कह सकते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, ये इसका इस्तेमाल कहां होता है? जितनी भी हमारे रेफ्रिजरेशन डिवाइसें होती हैं, आप देखो, आप AC ले लो,
आप फ्रिज ले लो, आप फ्रिज ले लो, आप वाटर कूलर ले लो, जितने भी ठंडक करने वाली डिवाइस होती है भाई साहब, उन सभी में ध्यान रखना हमारे CFC का फॉर्मेशन होता है। क्यों भाई, क्यों बच्चों? ठंडक करने वाली डिवाइसों में, ठंडक करने वाली डिवाइसों में एक प्रतिशीतक पूरे चक्र के दौरान घूमता है ना, उसे हम लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और वो रेफ्रिजरेंट बनाया जाता है कैसा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। समझे ना बात को? देखो जब आपके घरों में नई नई फ्रिज आती है तो फ्रिज बहुत ठंडक देती है, बहुत ज्यादा ठंडक देती है, लेकिन जैसे जैसे फ्रिज पुरानी हो जाती है तो आप अपनी मम्मी से कहते हो, मम्मी फ्रिज पुरानी हो रही, लगता है इसकी गैस खत्म हो गई, तो आप गैस भरवा लेते हो और गैस भरवाने के बाद फिर से वापस उसी पैमाने पे आपको ठंडक मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे भैया? तो बच्चा एक्चुअली में वो गैस नहीं होती है, वो होता है एक तरह का प्रतिशीतक रेफ्रिजरेंट। और वो रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है सर? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CF2Cl2। याद रखिएगा। तो रेफ्रिजरेटर हो गया। परिवहन, अब परिवहन में भी तो एसी चलती है। आप मुझे बताओ आजकल ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें एसी नहीं है? आजकल ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें एसी नहीं है? सर वहां पर भी एसी का इस्तेमाल होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को एकदम सटीक तरीके से याद करना है। ओके, तो यहां से हमारा अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो गया। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं अपने वायुमंडल की, यहां पर हम लोग बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की। कि भाई अभी इतनी देर से आप कह रहे हो कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी चीजें, क्या है वायुमंडल? वायुमंडल एक्चुअली में है क्या? तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनना, वायुमंडल इंपॉर्टेंट है, कहते में सुनिएगा वायुमंडल के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए सर मेरे पास ये रही अर्थ, ये क्या है सर? ये अर्थ है, ये अर्थ है ना बच्चों? अर्थ में गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थ में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ध्यान रखिएगा, अर्थ के चारों ओर जो गैसें है ना वो अपना आवरण बना लेती है। ध्यान से सुनिए, जैसे कि CO2 गैस हो रही, ऑक्सीजन गैस हो रही है, CO2 गैस हो रही, ऑक्सीजन गैस हो रही, नाइट्रोजन गैस हो रही। बच्चा इन सभी के पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो इन सभी के पास द्रव्यमान होगा, तो होता क्या है कि अर्थ इन सभी पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और आकर्षित करने के बाद हमारे कह सकते हो पृथ्वी के चारों ओर इनको इकट्ठा कर देती है। ये देखो ऐसे, तो पृथ्वी के चारों ओर ये जो आवरण बनता है ना सर, ये आवरण ही हमारा क्या कहलाता है सर? इस आवरण को ही हम बोलते हैं कि ये हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। सर वायुमंडल में तो ढेर सारी गैसें होंगी, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन हमें पढ़नी वही है जो इंपॉर्टेंट है, पढ़नी वही है जो इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल। दूसरी बात सुनो बच्चा, ये जो गैसों का आवरण डाला ना मैंने, है ना, ये सब क्या है सर? ये सारी की सारी गैसें हैं। ये सब क्या है सर? ये सब गैसें हैं। तो ये जो गैसों का मैंने आवरण दिखाया है ना, इसमें बहुत सारी गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, क्रिप्टॉन, CO2। तो ये जो गैसों का आवरण है ना बच्चा, ये गैसों का आवरण भी हमारी पृथ्वी के सरफेस पे प्रेशर डालता है ना। गैसों का आवरण हमारी पृथ्वी की सतह पर प्रेशर डालता है, और बच्चा उसी प्रेशर को बताइए हम किस नाम से जानते हैं सर? उसी प्रेशर को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। तो आप कॉपी में ऐसा लिखेंगे कि वायुमंडलीय गैसों द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय गैसों द्वारा डाला गया दाब सर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। आप ऐसा लिखेंगे। फिर बच्चा प्रश्न ये बनेगा कि वायुमंडलीय दाब को हम निकालते कैसे, कैसे निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, एक डिवाइस आती है, उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर सर, बैरोमीटर वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग वायुमंडलीय दाब को निकालते हैं। हाँ, बैरोमीटर, ठीक है। और ध्यान रखना, बैरोमीटर में जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है वो लिक्विड होता है Hg, जिसको आप पारा भी कहते हैं। तो बैरोमीटर में यूज किया जाने वाला लिक्विड हमारा Hg होता है। तो वायुमंडलीय गैसों द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब। और प्रश्न ये भी कई बार आएगा कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो याद रखना 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वायुमंडलीय दाब का मान है ना।
जब मैंने आपको बीएससीडी में बेसिक साइंस में फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो वहां वायुमंडलीय दाब को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कराया होगा, तो हम लोग इसलिए डिटेल में नहीं जाते, है ना। मेन फोकस ये करते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो जब हम लोग वायुमंडल का कंपोजिशन समझते हैं कि हमारे वायुमंडल में बताइए कौन कौन सी गैसें हैं, सर उसका कंपोजिशन क्या है, क्या कंपोजिशन है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो कहना वायुमंडल में मेनली बच्चा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, सबसे मेन गैस है वायुमंडल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, दूसरा जो गैस आती है बच्चा उसका नाम है ऑक्सीजन। तीसरी जो गैस आती है सर उस तीसरी गैस का नाम है आर्गन, आर्गन। और इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट गैस आती है सर उसका नाम है CO2। मैंने ऊपर से नीचे जो लिखा है ना वो परसेंटेज के हिसाब से लिखा है, याद रखिए ना, परसेंटेज के हिसाब से। जैसे मैंने पूछू नाइट्रोजन में बताइए कितनी गैस होती है, कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो हमारे वायुमंडल में ध्यान रखना 78% के आसपास नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन सर कितना परसेंट होता है, सर ऑक्सीजन लगभग 21% होता है। आर्गन कितना परसेंट होता है, 0.93% होता है। CO2 कितना परसेंट होता है, सर 0.04% होता है हमारा CO2। ठीक है बच्चों, तो कंपोजिशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में इन गैसों का कंपोजिशन होता है और कितने प्रतिशत गैस है ये गैस का परसेंटेज भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन सर 0.93%, CO2 0.04%। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो जो मैं यहां बता रहा हूं बच्चे, ये परसेंटेज तो याद कर लिया आपने कि हमारे वायुमंडल में इतना इतना इतना, ये सब कैसे। प्रश्न ये भी आएगा कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कितनी परसेंटेज होती है। इससे क्वेश्चन बनेगा और ये एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। सुनो बड़े ध्यान से बच्चा, एक होता है इनहेल, इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, और एक होता है बच्चा एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। जैसे मैंने देखो इनहेल किया, सांस बाहर छोड़ा, है ना। तो इनहेल और एक्सहेल में मेनली आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 इनके परसेंटेज ही पूछे जाते हैं और हम इनके परसेंटेज ही याद करेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं इनहेल की, मैं बात करता हूं इनहेल की, तो बच्चों इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, तो सांस अंदर वही लोगे जो हमारे वायुमंडल में है भाई, उससे ज्यादा तो सांस अंदर नहीं ले सकते ना। हमारे वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन, तो आप 78% नाइट्रोजन ही अंदर लोगे, समझो बात को। हमारे वायुमंडल में जो है अगर ऑक्सीजन 21% है तो 21% ही ऑक्सीजन अंदर लोगे, है ना। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो याद रखना 78% के आसपास नाइट्रोजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन 21% के आसपास लेते हैं, CO2 0.04% हमारा CO2 अंदर लेते हैं, जो हमारे वायुमंडल में होता है। लेकिन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करती, जितना हम नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, हमारी बॉडी में दो फेफड़े लगे हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो सांस जाता है फेफड़ों में, हवा जाती है फेफड़ों में, और जब एयर फेफड़ों में जाती है तो पता है क्या होता है, वो एयर से ऑक्सीजन खींच लेता है और बदले में CO2 दे देता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब इनहेल तो इतना करते हैं, लेकिन जब बाहर छोड़ने की बात आती है तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो 21% ऑक्सीजन लेकर 16% ऑक्सीजन बस छोड़ते हैं। CO2 की बात आती है तो 0.04% CO2 लेकर 4% CO2 बाहर निकाल देते हैं। तो अल्टीमेट हम लोग CO2 बाहर ज्यादा निकालते हैं, है ना। तो अच्छा, CO2 हम लोग बाहर ज्यादा निकालते हैं, समझो बात को। फिर ये CO2 क्या करते हैं, सर ये CO2 जो है या तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाएगी, जो मैंने आपको अभी दिखाया, या तो वो CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाएगी, और या फिर वो CO2 हमारे कह सकते हो वायुमंडल में पेड़ पौधे के पास जाएगी, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, है ना। भगवान ने देखो इसी तरह का चक्र बनाया है, भगवान ने चक्र बहुत सीधा साधा बनाया है कि आप CO2 बाहर निकालो, पेड़ पौधे लेंगे, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, आप लोग लो, है ना।
ये बैलेंस होना चाहिए। लेकिन समय की कह सकते हो मार देखिए, अब इस समय जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ही CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, पेड़ पौधे कम होते चले गए, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जा रही है। समझ ना बात को? तो ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है, CO2 बढ़ता चला जा रहा है, इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसके अलावा और पोल्यूशन भी। तो ये सारे इफेक्ट है और वो सब कहीं ना कहीं हम लोग की देन है और हमें लोग की लापरवाही है। इससे किसी तरह का कोई भी दो राय नहीं है, हम इसे झूठा साबित ही नहीं कर सकते, है ना। तो प्रश्न ये है कि आपने सांस अंदर में लिया, क्या क्या लिया, सांस बाहर छोड़ा, क्या क्या बाहर छोड़ा। ओके, एक तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। बताइए, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना बच्चा? एक छोटी सी चीज और है वायुमंडल के बारे में, आप उसे भी सुनो। वायुमंडल में एक चीज और भी आती है जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता, नमी, है ना। ध्यान रखना, वायुमंडल में एक टर्म और आता है आर्द्रता, जिसको हम बोलते हैं नमी, मॉइस्चर, ये भी आता है। बट ये जो मैंने आपको कंपोजिशन बताया है दोस्त मेरे, ये कंपोजिशन मैंने आपको बताया है ड्राई एयर का। ड्राई एयर का, ड्राई एयर का मतलब ये हुआ कि सर इसमें जो एयर है उसमें सिर्फ एयर है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। कंपोजिशन मैंने बताया ड्राई एयर का। तो इनहेल और एक्सहेल, ये बच्चा आप लोगों को एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए क्या होता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऑक्सीजन लेते हो 21%, बाहर छोड़ते हो 16%, तो बताइए कितना परसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया? तो 21% में लेके 16% आपने बाहर छोड़ा, 5% इस्तेमाल किया। बट ये सवाल हो जाएगा गलत। एक्चुअली में 5% नहीं इस्तेमाल किया। मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना ऑक्सीजन यूज किया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कितना ऑक्सीजन यूज किया? तो 21% आपने लिया, 16% बाहर छोड़ा। सर 5 यूज किया, कितने में यूज किया है? 21 में यूज किया इंटू 100, हाँ ओके। तो लगभग मैं इधर इसको 20 मान लू, तो 5 चौको 20, हरा, और 5 चौको 20, 25%। अप्रोक्स आपने 25% ऑक्सीजन यूज किया। ध्यान से सुनिएगा, अप्रोक्स आपने 25% ऑक्सीजन यूज किया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा, अब एक बात और सुनो, ये जो मैंने कंपोजिशन आपको बताया है ना, ये बाई वेट है। ये कंपोजिशन कैसा है सर? बाई वेट है, यानी वेट के अनुसार है ये कंपोजिशन, इस बात को याद रखिएगा। एक कंपोजिशन होता है बाई वैल्यूम और एक होता है बाई वेट। तो मैंने आपको बाई वेट पढ़ाया है कि बाई वेट कितना होगा, ठीक है दोस्त। ओके, चलो आगे आइए। वायुमंडल के बाद बच्चा, वायुमंडल के बाद अब अगली वाली जो हेडिंग आएगी उसको बोलते हैं आर्द्रता, जिसको आप बोलते हैं नमी। इससे भी सवाल बहुत सारे बनते हैं, नमी क्या है? तो मैंने आपको कहा कि भाई देखो, अगर आपके चारों तरफ वायुमंडल है, जैसे कि चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, अर्थात ढेर सारी गैसें हैं चारों तरफ। और ये जो गैसें हैं सर, इन गैसों को मैंने बोल दिया कि ये गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। इसके अलावा कह सकते हो कि CO2, बहुत सारी गैसें हैं। तो बच्चा इनके में बीच बीच में ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ढेर सारे किसके मॉलिक्यूल होंगे सर? पानी के मॉलिक्यूल होंगे। और याद रखना सर, ये पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किस अवस्था में होते हैं सर? ये गैस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था। बट होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है और गर्मी के बाद सर्दी चली आती है, या फिर गर्मी के बाद एक ऐसा मौसम चला आता है, मान लीजिए जिसमें टेम्परेचर कम हो जाए। तो बच्चा जब ये टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो ये जो पानी गैस अवस्था में है ना, ये पानी कंडेंस होके, अर्थात ये पानी संघनित होके, कंडेंस होके, बताइए किस फॉर्म में बन जाता है? तो ये सर पानी कंडेंस होके बन जाता है लिक्विड फॉर्म में, ऐसे, है ना। ये पानी कंडेंस होके किस फॉर्म में बन जाता है सर? लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो ये जो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में बन जाता है बच्चा, बस इसी प्रोसेस का नाम होता है संघनन। क्या नाम होता है? संघनन। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि संघनन क्या है? कंडेंसेशन। तो कहना कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वायुमंडल की पानी को, यानी वायुमंडल के पानी की गैसीय अवस्था को लिक्विड अवस्था में बदलते हैं, उसी को कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं, है ना।
फिर जब ये कंडेंसेशन होने के बाद ये ड्रॉपलेट हमें नजर आती है ना, ये ड्रॉपलेट, ओके बच्चा, ये ड्रॉपलेट नजर आती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि वायुमंडल में क्या है। सर वायुमंडल में नमी है, मॉइस्चर है। हमें कंफर्म हो जाता है कि वायुमंडल में क्या है, नमी है, मॉइस्चर है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए, आपके चारों ओर हवा है, आप एक बोतल लीजिए और इस बोतल में एकदम ठंडा पानी डाल दीजिए, लेकिन हाँ एक भी बूंद फैलाइएगा नहीं। जैसे इस बोतल में ठंडा पानी डालकर आप एक भी बूंद नहीं फैलाते, भर के फिट कर दीजिए बच्चा, मैं आपको बता दूं थोड़ी देर बाद यहां पर ढेर सारी पानी की बूंद जमा हो जाएंगी। अच्छा, पानी की बबल जमा हो जाएंगी, इसका मतलब ये पानी की बबल कहां से आई? क्या बोतल टूटी हुई है? नहीं सर, जब आपने ठंडा पानी डाला तो हुआ क्या कि बोतल का टेम्परेचर कम था, हवा का टेम्परेचर ज्यादा था, हवा में था पानी, पानी यहाँ के कंडेंस हो गया और हमें बूंद के फॉर्म में नजर आया। बच्चा इसके अलावा मैं बता दूं, इसका एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि एसी। बच्चा एसी में हम लोग कभी पानी देते नहीं है, फिर भी देखिए जब एसी चलती है ना तो वो थोड़ा थोड़ा पानी पानी छोड़ती रहती है, रिसाव करती रहती है। अरे तो बच्चा वो एसी में पानी कहां से आया? एक्चुअली में एसी में भी यही प्रिंसिपल है, वो हवा में जो भी पानी इकट्ठा है बच्चा, वो सारे के सारे पानी को कंडेंस कर देता है, और कंडेंस कर देने के बाद कह सकते हो उसको पानी का रूप दे देता है। बच्चा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। अब मैं आर्द्रता यानी नमी की परिभाषा बता दूं। प्रश्न लिखा हुआ है कि डेफिनेशन है कि जब पानी तरल से गैसीय अवस्था में बदलता है और वातावरण में कोहरे या बादल के रूप में देखा जाता है तो यह जलवाष्प है, वह है जिसे हम आर्द्रता कहते हैं। यानी ये जो नमी है ना सर, ये जो वायुमंडल के साथ मिली हुई है अरे गैसीय अवस्था में, बस यही को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं नमी, या फिर इसी को बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर हो गया। ओके, अब मॉइस्चर में बहुत सारी बातें अभी और भी हैं, जैसे कि मैं बताऊं इसमें, तो अब उसको भी हमें समझना है कि आर्द्रता में क्या क्या है। अब ध्यान से सुनिए बच्चा, सबसे पहले आप लोगों को एक डिवाइस का नाम याद करना है, उस डिवाइस का नाम है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर वह डिवाइस होता है जो हमारे वायुमंडल की आर्द्रता यानी मॉइस्चर को नाप के बताता है। तो मॉइस्चर का मेजरमेंट, आर्द्रता का मापन हम लोग किससे करते हैं सर? हाइड्रोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से करते हैं, है ना। अब बच्चों यहां पर ना मैं आपको बता दूं, एक तरह का सवाल पूछा जाता है कपड़ों को सुखाने वाला सवाल, वो भी आपको यही समझना होगा। बच्चों एक बात और सुनो, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, और इस सतह पर मैंने इस तरीके से देखिए पानी की बूंदें इकट्ठा कर दी। सर इस सतह पर मैंने क्या इकट्ठा कर दिया? सर इस सतह पर मैंने पानी की बूंदें इकट्ठा कर दी। ये सतह है और इस सतह पर मैंने पानी की बूंदें इकट्ठा कर दी। तुमसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस पानी के बूंदों का वाष्पीकरण कब फास्ट होगा, अर्थात कपड़ा जल्दी कब सूख सकता है। तो इधर देखना, मैं जो बता रहा हूं, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि यहां पर जो वाष्पीकरण है, वेपराइजेशन है बच्चों, उसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन है। वाष्पीकरण को फास्ट करने की हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है कि वाष्पीकरण को फास्ट कैसे किया जाता है। तो याद रखना, जब भी कभी आपको वाष्पीकरण को फास्ट करना होता है तो सतह का जो तापमान है बच्चों, या हवा का जो तापमान है वो बढ़ा दीजिए, हवा का तापमान बढ़ा दीजिए। ओके, हवा को क्या कर दीजिए? हवा की जो नमी है बच्चा, उस नमी को कम कर दीजिए। हवा की नमी जितनी कम रहेगी आप कह सकते हो कि वाष्पीकरण उतना तेज होगा, है। उसके अलावा ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है सर, इस क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए। क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा सर वाष्पीकरण उतना तेज रहेगा, समझ रहे हैं बात को। उसके अलावा एक और पॉइंट आपको करना पड़ेगा कि एयर की मात्रा बढ़ा दीजिए, है ना। अमाउंट ऑफ एयर जितना ज्यादा होगा सर कह सकते हो कि हमारे पास वाष्पीकरण उतना तेज होगा। तो वाष्पीकरण को तेज करने की शर्त भी पूछी जाती है कि बताइए इनमें से किस कंडीशन में वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसके अलावा नमी से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस शहर में कितनी ज्यादा नमी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने एक शहर लिया है मान लीजिए मुंबई, और एक शहर लिया मान लीजिए क्या बोलते हैं जयपुर। तो बच्चा अगर मैं मुंबई की बात करता हूं तो मुंबई की नमी की बात कर रहे हैं, यहां पर नमी,
तो नमी की बात करते हैं, मॉइस्चर की बात करते हैं, तो मॉइस्चर जो है हमारे मुंबई शहर में जो कि समुद्र के किनारे है ना। और अगर मैं नमी की बात करता हूं, जो कि मान लीजिए मेरा राजस्थान का एक शहर है जयपुर, आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कहां पर सर आपका नमी ज्यादा होगी, तो कहना मुंबई और जयपुर में जो भी शहर समुद्र या नदी के किनारे स्थित होगा सर वहां पर नमी ज्यादा होगी। तो मुंबई में कह सकते हो नमी की वैल्यू, मॉइस्चर का मान ज्यादा होगा, है ना। तो किसकी हवा में मॉइस्चर ज्यादा है यह भी आपको तय करना आना चाहिए। तो जयपुर और मुंबई की हवा में ध्यान रखना, मुंबई की हवा में मॉइस्चर ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो आर्द्रता क्या है? कुछ नहीं, आर्द्रता आप कह सकते हो ये एक तरह का गैसी फॉर्म है, पानी का गैसी फॉर्म है जो कि वायुमंडल में मिला होता है, बस उसी गैसी फॉर्म को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। और आर्द्रता के अनुसार दो तरह की एयर डिफाइंड हो जाती है, एक एयर होती है ड्राई एयर और एक एयर को बोला जाता है मॉइस्ट एयर। दो तरह की एयर डिफाइंड हो जाती है, नमी वाली हवा और ड्राई एयर। दो तरह की एयर डिफाइंड हो जाती है, एक एयर होती है मॉइस्ट एयर और ध्यान रखना एक एयर होती है ड्राई एयर। सर मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होगा? सर मॉइस्ट एयर का मतलब होगा कि इसमें पानी की मात्रा 0 होगी, है ना। और सॉरी ड्राई, ये मॉइस्ट एयर में पानी की मात्रा 0 नहीं होगी, सॉरी। और ड्राई एयर का मतलब क्या होगा? इसमें पानी की मात्रा 0 होगी, बस इतनी छोटी सी बात है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आई है, तो बच्चों इन्वायरमेंट में नेक्स्ट हेडिंग जो आपको समझनी है वो समझनी है ओजोन डिफ्लेक्शन। ओजोन क्षय, ओजोन परत का क्षय, है ना। ओजोन डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ये हेडिंग भी काफी ज्यादा सटीक हेडिंग है, इसको आप समझो पहले ध्यान से, है ना। कायदे में सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। देखो आपके चारों ओर जो वायुमंडल फैला हुआ है ना बच्चा, वो लगभग 5 लेयर से बना है, जिसमें से आपका 5 मंडल बोलिए, लेयर मत बोलिए। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, इसी तरह से थर्मोस्फीयर हो गया, आयनो मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, ऐसे 5 मंडल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। या यूं कहिए कि हमारे जो है पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की परत है वो 5 होती है बच्चा। उसी में एक समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में ध्यान रखना एक मोटी लेयर पाई जाती है किसकी? सर ओजोन की। अब देखो ध्यान से सुनो, गौर से देखिए, यहां से यहां तक आपको दिखाया गया है आपकी अर्थ सरफेस, ये देखिए, देखो ये है अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस इतनी, ये नीचे अर्थ है ना। फिर ये क्या दिखाया गया है सर? सर ये दिखाया गया ओजोन लेयर, O3 लेयर, ओजोन लेयर, O3 लेयर। बच्चा ओजोन लेयर में देखो यहां से हमारा सन की रोशनी चली आ रही है, ये सन की रोशनी चली आ रही है, सूर्य की रोशनी चली आ रही है। अब बच्चा आपको पता है कि सूर्य की रोशनी में 3 तरह के रेडिएशन पाए जाते हैं, एक इंफ्रारेड होता है, एक अल्ट्रावायलेट होता है, एक विजिबल होता है। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट को दिखा रहा हूं। तो ये जो आपका रोशनी चली आ रही है बच्चा, ये रोशनी चली आ रही है अल्ट्रावायलेट। सर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चला रहा है ऐसे, तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चला आएगा ना, तो ओजोन परत जो है, ये जो O3 लेयर है, मोटी लेयर होती है ना। ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन लेयर की मोटाई की इकाई क्या है, तो कह देना इसकी मोटाई की इकाई बच्चा होती है डॉप्सन, डॉप्सन, ठीक है। तो बच्चों आप थोड़ा गौर से देखिए, यहां पर ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर क्या करती है बच्चा? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे कि ये देखिए, ये रेडिएशन ऐसे आ रहा है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये रेडिएशन ऐसे आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना। लेकिन आपको पता है कि अब धीरे धीरे ओजोन परत में ये जो होल है ना, ये होल बढ़ता चला जा रहा है। बहुत पहले ही जब ये होल मिला था तो लोगों ने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन समय के साथ साथ ये होल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है। देखो हमारे अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है, ये देखिए। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमारे प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा, तो अर्थ में अगर कोई भी इंसान है, ये देखिए, तो बच्चा ये जो इंसान है ना बच्चा, इस इंसान में ध्यान रखिएगा स्किन कैंसर पैदा होगा।
कौन सा टेंसर होगा? स्टिन टेंसर। तो अगर पृथ्वी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गया तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के जितने भी व्यक्ति हैं लगभग सभी को स्किन कैंसर जरूर होगा, है ना बच्चा। इस स्किन कैंसर को रोकने का काम हमारे ओजोन लेयर यानी O3 लेयर कर रही थी। समय के साथ साथ ये ओजोन लेयर धीरे 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 पतली होती चली जा रही है और उसके अलावा जो है इसमें जो होल है जहां से भी आपका ये रेडिएशन आ रहा है सर, वो होल भी समय के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी मोटाई भी घटती चली जा रही है, होल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ जितने भी लोग पृथ्वी पर रहेंगे उनमें स्किन कैंसर जरूर देखने को मिलेगा। अब इसका आभास हम लोगों को कब हुआ बच्चा? इसका आभास हुआ लगभग, और इसके लिए हमने मीटिंग भी की थी। मीटिंग की थी 16 सितंबर 1987 को। ओके बच्चा, कनाडा देश जानते हैं ना, उत्तरी अमेरिका का एक दूसरे नंबर का देश है, दूसरे नहीं उत्तरी अमेरिका में पहले नंबर का देश है कनाडा, ऊपर साइड है। तो बच्चा कनाडा में एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल। तो बच्चा मॉन्ट्रियल शहर में, जो कि कहां पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर सन 1987 में हम लोगों ने एक मीटिंग की, है ना। जितने भी देश है 198 देश, उस समय 198 देश थे, सब देशों ने मिलकर मीटिंग की और ये तय किया कि धीरे 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 हम इस ओजोन परत को भरेंगे। लेकिन ओजोन परत को भरने से पहले हमें यह भी समझ लेना चाहिए ओजोन परत के डिफ्लेक्शन का कारण क्या है। ओजोन परत के डिफ्लेक्शन का कारण क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ओजोन परत के डिफ्लेक्शन का कारण है ओजोन डिफ्लेक्शन सब्सटेंस, ओके ओडीएस। अगर मैं कारण पूछूं कि ओजोन परत के डिफ्लेक्शन का कारण क्या है तो बच्चा उसका कारण है ओडीएस। ओडीएस का पूरा नाम क्या है? तो ओडीएस का पूरा नाम होता है बच्चा ओजोन डिफ्लेक्शन और इसके बाद लास्ट वाला जो एस है उसका नाम मतलब है सब्सटेंस, है ना। यानी वो सारे के सारे पदार्थ जो ओजोन परत के क्षय का कारण बने हुए हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं हम लोग ओडीएस। क्या पदार्थ है बच्चा? उसमें से सबसे पहले नंबर पे क्लोरीन, सबसे मेन क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? वो ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है साथ साथ O2 गैस को रिलीज करता है ना। अब आपके मन में आएगा कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है तो अच्छी बात है। आप ये तो वही बात हो रही कि घर का सोना बेचकर आप अपना घर बनवा ले रहे हो, हैं? मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन ऑक्सीजन के बदले में हम स्किन कैंसर तोड़ना चाहते हैं। तो क्लोरीन गैस ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन ऑक्साइड बनाती है और जिसकी वजह से ओजोन परत की मोटाई धीरे 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 कम होती चली जा रही है। तो 16 सितंबर 1987 को जब हमने मीटिंग की तो हमने ये कहा कि जितने भी देश है वो सारे के सारे देश अपने देश में ऐसी रणनीति बनाए जिसके बाद ओडीएस जो है सर उसके मात्रा में कमी लाए। अब ओडीएस की मात्रा में कमी आएगी तो ऑटोमेटिक कह सकते हो कि जो क्लोरीन है ना, वो क्लोरीन है सर उसकी मात्रा में कमी आएगी। क्लोरीन में कमी आएगी तो हम कह सकते हैं ओजोन की मोटाई भी कम घटेगी। प्रश्न ये है कि क्या भविष्य में कभी ओजोन की मोटाई बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ तो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास पेड़ पौधे बहुत सारे लगाने होंगे। पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाओगे ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी और जब ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी तो बच्चा देखो जो हमारा ओजोन है सर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 2O2 सॉरी, ओजोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जब ओजोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मेरे दोस्त तो ओजोन परत की मोटाई बढ़ भी सकती है। लेकिन कब बढ़ेगी? जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती तो ये जो CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है ये क्यों होता है ना। तो वो सब बातें हैं। अब देखो इन्होंने साफ साफ लिखा भी है ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है, जिसमें ओजोन की उच्च सांद्रता है। यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणों अगर आ रही हैं तो स्किन कैंसर जरूर होगा। इसके लिए सारे देशों ने मिलकर 16 सितंबर 1987 को मीटिंग की और कहा कि आप अपने सारे के सारे देशवासी से कहिए कि ओडीएस के मान में कमी करे। और जब ओडीएस के मान में कमी होगी, और ओडीएस क्या है एक्चुअली में? क्लोरीन है, क्लोरीन के उत्पादन में कमी करे बस, है ना। और क्लोरीन मेन कहां से निकलता है सर? क्लोरीन मेन निकलता है रेफ्रिजरेशन डिवाइस से। अगर मैं पूछूं क्लोरीन का मेन निकलने का कारण क्या है
देखो Cl2 के मेन निकलने का कारण क्या है, तो कह देना Cl2 के मेन निकलने का कारण है रेफ्रिजरेशन डिवाइस। तो जितनी भी रेफ्रिजरेशन डिवाइस होती हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज, एसी, वाटर कूलर, हमारे व्हीकल जिसमें एसी लगी हुई है ना, आजकल तो देखिए मिठाई वगैरह भी जिस काउंटर में रखी जाती है ना, वो भी एक तरह की फ्रिज है। मिठाई वगैरह भी जिस काउंटर में रखी जाती है बच्चा, वो भी एक तरह की फ्रिज है। तो ओजोन को अगर मोटाई घटानी नहीं है, ओजोन परत का डिफ्लेक्शन रोकना है, तो आप ODS अर्थात क्लोरीन की मात्रा में कमी कर दें। क्लोरीन की मात्रा में जितनी कमी होगी, आप कह सकते हो कि ओजोन परत का क्षरण उतना कम होगा, है ना। तो सारे देशवासियों को जागृत करने के लिए 16 सितंबर 1987 में मीटिंग भी हुई, और इसके बाद हमने 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस भी मनाया। ध्यान रखिएगा, ये जो 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर, इस 16 सितंबर को हमने विश्व ओजोन दिवस भी मनाया। 16 सितंबर को हमने क्या मनाया सर? 16 सितंबर को मनाया विश्व ओजोन दिवस। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो कह देना सर 16 सितंबर से मनाया जाता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो रही। अब प्रश्न ये आता है कि ये रेफ्रिजरेशन डिवाइस में ये जो क्लोरीन यूज होता है सर, ये क्या है, थोड़ा समझाइए क्लोरीन क्या है। अब इसी को समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिया है रेफ्रिजरेंट, प्रतिशीतक। क्या लिया है? प्रतिशीतक। अब सुनो कायदे के साथ जो मैं बता रहा हूं। देखिए बच्चा, अगर मैं आप लोगों को एक रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाते दिखाऊं, रेफ्रिजरेशन साइकिल कि किसी भी ठंडक डिवाइस में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए ना, मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाते दिखा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाते दिखा रहा हूं। बच्चों, जितनी भी हमारी फ्रिज है, एसी है ना, या फिर वाटर कूलर है, जितनी भी रेफ्रिजरेशन डिवाइस है बच्चा, उन सारी की सारी रेफ्रिजरेशन डिवाइस में हमारे पास मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। बच्चा, 4 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट जो मैंने बनाते दिखाया सर, पहला कंपोनेंट मैंने दिखाया कंडेंसर कॉइल। इसको बोलते हैं कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल, है ना। दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं कंप्रेसर, और तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं इवापोरेटर। इवापोरेटर, ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर एक और डिवाइस लगाई जाती है जिसको बोलते हैं थ्रॉटल वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, या फिर आप इसको कैपिलरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, कैपिलरी ट्यूब, है ना। आप इसको थ्रॉटल वाल्व कह दीजिए, इस तरह का वाल्व है, या फिर आप कैपिलरी ट्यूब भी कह दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या वाल्व है, नाम क्या होता है इसका? थ्रॉटल वाल्व, है ना। जितनी भी हमारी प्रतिशीतक डिवाइसें होती हैं बच्चा, उनमें ये 4 कंपोनेंट ही होते हैं। बच्चा, इवापोरेटर कॉइल को हमेशा उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर ठंडक पैदा करनी है, जैसे कि रूम, और कंडेंसर कॉइल को सर उस जगह पर लगाया जाता है जहां से हीट को बाहर निकालना होता है, हीट को बाहर निकालना होता है। तो होता क्या है कि इसके इस साइकिल में, इस पाइप में एक लिक्विड बहता है। इस पाइप में चारों तरफ क्या बहता है बच्चा? सर, इस पाइप में चारों तरफ एक लिक्विड बहता है, एक द्रव बहता है, कई बार वो गैस फॉर्म में भी होता है। तो बच्चा, उसी द्रव को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? उसी द्रव को बोला जाता है प्रतिशीतक। क्या बोला जाता है उसको? प्रतिशीतक, है ना। तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रतिशीतक। तो प्रतिशीतक क्या है सर? प्रतिशीतक एक तरह का माध्यम है, एक तरह का माध्यम है जो एक जगह से हीट लेगा और दूसरी जगह पे हीट निकाल देगा। तो प्रतिशीतक एक तरह का माध्यम है, एक तरह का मीडिएटर है, जो ठंडे स्थान से हीट लेगा और गर्म स्थान पे हीट छोड़ देगा। डेफिनेशन लिखी नहीं है, इसलिए कॉपी में आप सब लोग नोट डाउन करेंगे। लिखिए परिभाषा, क्या परिभाषा लिखोगे? हाँ, प्रतिशीतक एक प्रकार का माध्यम होता है जो ठंडे क्षेत्र से ऊष्मा लेकर गर्म क्षेत्र में ऊष्मा बाहर निकाल देता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रेफ्रिजरेंट इज ए कैरियर which absorb heat from low cooling zone and reject heat to high temperature zone। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए। ओके, तो ये जो घूमता है उसी को हम प्रतिशीतक बोलते हैं। प्रतिशीतक कई सारे तरह के होते सकते हैं, है ना। प्रतिशीतक कई सारे तरह के हो सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब हम प्रतिशीतक की बात करते हैं कि बताइए
प्रतिशीतक कितने तरह के हो सकते हैं यहां से लिखते हैं। तो कहना मेन बच्चा प्रतिशीतक दो तरह के होते हैं। आपके सिलेबस में जितना है मैं वही बता रहा हूं, पढ़ने वाले तो इसको बहुत पढ़े होंगे मुझे पता है, आप में से बहुत सारे लोग लग रहे कि बहुत छोटा पढ़ाया, छोटा नहीं, जितना सिलेबस है वही पढ़ा रहा हूं। दो तरह के प्रतिशीतक होते हैं, उनमें से एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक। एक कौन सा होता है सर? एक होता है ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। और ध्यान रखना दूसरा रेफ्रिजरेंट होता है जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, है ना। पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक समझा देता हूं। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं प्रतिशीतक? तो बच्चा अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है, SO2 इस्तेमाल किया जाता है ठंडक के लिए, उसके अलावा पानी इस्तेमाल किया जाता है ठंडक के लिए, कई बार CO2 इसका भी इस्तेमाल होता है ठंडक के लिए, है ना। तो अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, पानी हो गया, उसके बाद CO2 हो गया। बच्चा ये सारे के सारे जो हमारे कंपाउंड्स मैंने बताए, ये सारे के सारे कंपाउंड ठंडक के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अच्छा सर, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बच्चा इनऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, सर इनऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ये बड़ा आसान होता है। कुछ नहीं करना होता है, इनके आगे आर लिखिए और इनकी जो अणुभार है बस वो लिख दीजिए। जैसे अमोनिया का बताइए अणुभार कितना होता है, हाँ सबको पता हो जाए यार, अमोनिया का अणुभार बताइए, नहीं पता तो कहना अमोनिया का जो अणुभार होता है बच्चा उसे बोलते हैं हम लोग 17। तो आर के आगे 17, R17 हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं अमोनिया को। SO2, सर SO2 को रिप्रेजेंट किया जाता है R64 से, ठीक है। पानी, सर पानी को यूज किया जाएगा R18 से, ओके। CO2, सर CO2 का अणुभार 44 होता है तो R44। तो याद रखिएगा इनऑर्डिनेट रेफ्रिजरेंट ये होते हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल भी होता है, मैं बोलता रह रहा हूं, आप इस्तेमाल लिखते रहिए। जैसे कि अमोनिया का इस्तेमाल कहां होता है मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, अमोनिया का इस्तेमाल होता है बच्चा, इसका इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारे पास कहां पर? सर अमोनिया का इस्तेमाल होता है कोल्ड स्टोरेज में, जहां पर सब्जियां सालों साल ठंडी रहती हैं। बच्चा कोल्ड स्टोरेज में कभी आप जाइए, कोल्ड स्टोरेज में कभी जाइए तो वहां पर देखिए अजीब सी बदबू आती रहती है, वो वहां अमोनिया इस्तेमाल होती है। कई बार ये क्वेश्चन बनता भी है कि रेफ्रिजरेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है ना। SO2, सर SO2 का मेन इस्तेमाल क्योंकि SO2 जहरीली गैस होती है, तो इसका इस्तेमाल घरेलू कामों के लिए नहीं होता। जहां पर रोबोटिक्स वर्क होते हैं, रोबोटिक्स मतलब हो गया जहां पर रोबोट वगैरह को ही काम करना होता है। तो रोबोट को क्या मतलब कि हमारा SO2 यूज हो रहा है कि क्या यूज हो रहा है ना। तो रोबोटिक्स वर्क में हम लोग मेनली उसका इस्तेमाल करते हैं CO2 का। सर SO2 का, सॉरी CO2 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो क्या ना CO2 का सर इस्तेमाल किया जाता है आइस ट्रांसपोर्टेशन में। आइस ट्रांसपोर्टेशन, आप देखो जब हम लोग बर्फ को इधर से उधर ले जाते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, तो बर्फ को जब भी कभी हमें इधर से उधर ले जाना होता है बच्चा, तो आप देखते हो कि बर्फ को इधर से उधर ले जाने के लिए हमें ना एक पूरा चैम्बर बनाना होता है जिससे कि बर्फ पिघले नहीं, है ना। तो आइस ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग CO2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस्तेमाल याद कर लो। H2O का उतना ज्यादा खास नहीं है ना। H2O बस कई बार रोल प्ले करता है रेफ्रिजरेशन में, लेकिन अमोनिया का कई बार पूछा जाता है, SO2 का कई बार पूछा जाता है, CO2 का भी पूछा जाता है, आपको याद करके रखना। ऑर्गेनिक में क्या आते हैं? तो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में सबसे मेन जो आता है बच्चा वो आता है CFC। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो आप लोग CFC वर्ड पढ़ते हो ना, पूरा नाम क्या होता है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मेन हमारा कह सकते हो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में आता है। और इसी को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सर इसी को बोला जाता है फ्रीऑन। तो जो फ्रीऑन वर्ड है ये भी एक तरह का रेफ्रिजरेंट है CFC भी बोलते हैं इसको। और ध्यान रखना ये एक ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है बच्चा। इसी में क्लोरीन होता है और जहां जहां क्लोरीन होगा वहां नुकसान होगा। वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन फॉर्मूला होता है CF2Cl2। और पता है इसका मेन इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सर इसी का मेन इस्तेमाल AC में होता है और इसी का मेन इस्तेमाल होता है फ्रिज में। तो AC और फ्रिज में जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं सर वही हमारा CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब आप देखो
यहां पर क्लोरीन आ जाने की वजह से ही ओजोन परत का क्षय होता है। अगर क्लोरीन नहीं आता तो ओजोन परत का क्षय नहीं होता। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सीएफसी है जो ओजोन परत को सबसे कम नुकसान पहुंचाएगा, कौन सा सीएफसी है जो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास ये 4 सीएफसी आपने लिखे। पहला सीएफसी लिखा CFCl3, दूसरा सीएफसी लिखा CF2Cl2, तीसरा सीएफसी लिखा CF3Cl और चौथा सीएफसी लिखा CH2F2, ऐसे लिखा है ना। तो पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा भाई कंपाउंड है जो कह सकते हो ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान वो पहुंचाएगा जिसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने वाला सीएफसी सर वही होगा सर जिसमें क्लोरीन ज्यादा होगा, है ना। ये हालांकि क्लोरीन का इस्तेमाल कई बार हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन में भी करते हैं, वो भी एक तरह से वायुमंडल को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो आप क्लोरीन का इस्तेमाल जितना कम से कम करें भाई उतना बढ़िया है, नहीं तो समय समय पे देखिएगा धीरे धीरे आप कह सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। स्किन कैंसर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, है। ओके चलो, तो बच्चा यहां तक मैंने रेफ्रिजरेंट तक आपको क्लियर कर दिया है। अब जो हमारा अगला वाला टॉपिक है जिसका नाम है वायुमंडल की परतें, कुछ एनर्जी बची हुई है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी बचे हुए हैं। लगभग 8 लेक्चर का अभी और बचा हुआ है, फिर मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा एनवायरनमेंट का ये टॉपिक आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। जहां भी आप क्लास देख रहे हैं उसके बगल में रेटिंग वाला ऑप्शन जरूर होगा, आप रेट जरूर कीजिए। ओके चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।